हेलो हमारे स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सीएम में इंटरमीडिएट समर 23 एग्जाम्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीएसटी, वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ये इक्वली एप्लीकेबल है न्यू सिलेबस यानी कि सिलेबस 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए और ओल्ड सिलेबस यानी कि सिलेबस 2016 वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स है हमारे पास वो बिल्कुल सेम है, तो अच्छे से कर लो बिकॉज दोनों ही सिलेबसेस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, नाउ लेट्स डू इट। वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो, इस चैप्टर को मैंने बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है रिविजन के लिए। पहला पार्ट है जहाँ पर हम सप्लाई करते हैं किसी अनरिलेटेड पर्सन को और उस केस पे प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन है। देखो, तो मैंने क्या बोला आपको, द फर्स्ट केस जहाँ पर सप्लाई हो रही है, पहली बात तो अनरिलेटेड पर्सन को, किसको हो रही है, अनरिलेटेड यानी जो हमसे रेट नहीं कर रहा। ठीक है, अनरिलेटेड पर्सन प्लस मतलब ये एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। प्राइस जो है वो सोल्ड कंसिडरेशन है, कहीं भी ऐसा नहीं कह रहे कि ठीक है भाई प्राइस के अलावा वो कुछ और भी ऑप्शन है। अब फर्स्ट केस हो गया ये, सेकंड हो गया जिसके केस में क्या आता है कैसे आता है वो सब बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिस जो आपको केसेस डिफाइन करवा रही। सेकेंड, अगर जो सप्लाई करी है वो किसी रिलेटेड पर्सन को करी है, यानी कुछ घपला हो सकता है, भाई रिलेटेड है ना तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, रिलेटेड पर्सन को। थर्ड केस में स्टूडेंट्स हम वहां पर बात करेंगे भाई जहां पर प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन नहीं है, वही बात आ गई, जब प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन नहीं है तो अगेन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो जहां पर प्राइस जो है दैट इज नॉट इक्वल टू द सोल्ड कंसिडरेशन, ठीक है, उसके अलावा कुछ और कंसिडरेशन भी वहां पर उन्होंने पॉइंट आउट कर। फोर्थ केस आता है स्टूडेंट जब हमारे पास जो सप्लाई है वो एक नोटिफाइड सप्लाई है, यानी गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया हुआ है। ठीक है, बात करें हम इन चारों केसेस की, इन चारों केसेस पे ही हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है। अब पहली बात आई जब सप्लाई अनरिलेटेड को करी और प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन है, यानी कि जो भी जिस भी वैल्यू पर आपने ट्रांजेक्शन करी है वी कैन टोटली रिलाई ऑन दैट, यानी कि उसके केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है, सेक्शन 15 सबसेक्शन नंबर 1, सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई, इतना तो सबको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सबसेक्शन। सबसेक्शन 1 आता है ट्रांजेक्शन वैल्यू के लिए, यानी जिसके ऊपर ट्रांजेक्शन करी है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बात आती है तीनों केसेस की, यानी रिलेटेड पर्सन है या सोल्ड कंसिडरेशन नहीं है, प्राइस या नोटिफाइड सप्लाई है। अब उन तीनों केसेस में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि गड़बड़ हो सकती है, तो उसके लिए दिए हुए हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे पास ट्रांजेक्शन वैल्यू। देखो स्टूडेंट, ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जिस पर सेलर ने बायर को कुछ सामान दिया। ठीक है, सर्विसेज की बात करें तो इसमें सर्विस सप्लाई करें, वो होती है ट्रांजेक्शन वैल्यू। अब इस केस में इन्होंने बोला कि ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर यानी कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 जब हम कंप्यूट करेंगे तो उसमें हमारे पास 2 सेक्शंस और आएंगे, 2 सबसेक्शन। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 जो बताएगा भैया ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड रखना, और सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 जो बताएगा आप ट्रांजेक्शन वैल्यू से क्या क्या बाहर रखोगे, एक्सक्लूड की इसको नहीं लेना हमने यहाँ पर। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 किसी भी तरीके का कोई टैक्स लगाया है तो वो उसमें इंक्लूड रहेगा। क्या बोला मैंने, किसी भी तरीके का कोई टैक्स, मतलब जीएसटी लगाया तो चलेगा क्या? एक बात बताओ, ये सारी की सारी मेहनत किस लिए कर रहे हैं, जिससे वैल्यू ऑफ सप्लाई आ सके और उस पर जो है जीएसटी चार्ज हो सके। तो जीएसटी तो नहीं आएगा ना स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, टैक्सेस बट अदर देन जीएसटी, ऑब्वियसली जीएसटी की तो अभी कहानी ही नहीं आई यहाँ पर। तो 15 सबसेक्शन तुमने कहा आप सारे टैक्सेस को इंक्लूड रखना, लेकिन अदर देन जीएसटी वाले। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स, आजकल लोग बहुत ज़्यादा चालाकी भी करने लगे। अब उन्होंने क्या कहा, वो ये चाहते हैं कि भैया वैल्यू और सप्लाई कम से कम दिखाओ। किस लिए? अब द क्वेश्चन इज हियर, द रीजन इज जितनी वैल्यू होगी उसी पर जीएसटी चार्ज होगा, तो कम वैल्यू होगी तो कम जीएसटी चार्ज होगा। इसके लिए क्या किया, 2 पर्सन्स थे, ठीक है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। चलो अब यहाँ क्या हुआ, मिस्टर ए जो है ना उनकी कंपनी में कुछ कोई ना कोई इवेंट है, तो उन्होंने मिस्टर बी को कॉल किया। मिस्टर बी जो है स्टूडेंट ही इज एन इवेंट मैनेजर। ठीक है, कोई इवेंट मैनेजर कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है ये मान लो। चलो अब जब बी की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कहा कि मेरे यहाँ पर ना एक इवेंट है, एक कॉन्फ्रेंस है, आप इसको संभाल लेना,
कोडिंग आपकी, डेकोरेशन आपकी, लाइटिंग आपकी, सब आपकी, मैं तो आपको पे कर दूंगा। उसने कहा सर एक काम करिएगा, टोटल वैल्यू बनती है 1,10,000 रुपये, ठीक है, लेकिन आप मुझे 90,000 देना। अरे ये बुक क्या खुश, 20,000 का डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं है, 20,000 रुपये जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स की है। देन वहाँ पर जो सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर है मिस्टर एस, उसको डायरेक्टली बुलाऊंगा, डायरेक्टली उसके हाथ में पैसे रख देना। उसने कहा ऐसा कि क्या था, देखो सर उससे क्या है 90,000 रुपये GST चार्ज करेंगे, 20,000 आप उसको डायरेक्ट दे देगा, ठीक है। अब यारी ऐसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है पर्सन, ठीक है, बायर, रेसिपिएंट, ऐसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है जिसकी लाइबिलिटी एक्चुअली जो है सेलर पर आती। सेलर को पेमेंट करनी चाहिए कि सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर को, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट है। ए और बी का तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था कि पूरी की पूरी हम आपको एक अमाउंट देंगे। ऐसे केस में जब जो पेमेंट सेलर को करनी चाहिए थी लेकिन उसकी जगह बायर रेसिपिएंट कर रहा है, ठीक है, ऑब्लिगेशन सेलर की थी, उस पेमेंट को भी कहा कि आपको दोबारा से वो जो 20,000 रुपये की पेमेंट है वैल्यू ऑफ सप्लाई से ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उस स्कूल का DST डिपार्टमेंट प्रिंसिपल रह चुका है, तो उसको ये सब दाखिले वाली पता है। ओके, तो देखो, थर्ड पार्टी पेमेंट्स मेड बाय रेसिपिएंट इन रिलेशन टू सप्लाई which supplier was liable to pay and were not included in the price। अगर आपने उनको प्राइस इंक्लूड नहीं करा तब कर, यानी 90,000 तो ऑलरेडी वो दे रहा था, 20 भी ऐड होंगे और अभी 1,10,000 रुपये को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे जिस पे GST चार्ज होगा। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स को इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि भाई छोटा मोटा कुछ और खर्चा करवा लिया, फॉर एग्जाम्पल उसको कहा क्या पे काम करना, आपने मेरे को जो सप्लाई करनी है ना ये पैकेजिंग, इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस पैकेजिंग कर देना, इसके 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दोस्ती का कोई लाती मैं दे दूंगा। अब देखो, ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो कि सप्लायर करके दे रहा है वो भी ऑब्वियसली उसको इस बायर से चार्ज करना चाहिए, तो 5,000 रुपये भी ऐड, वो भी वैल्यू मानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर से एग्जाम देना अलग से MCQ भी आ जाता है, दैट इज सब्सिडीज, ठीक है। अब सब्सिडीज के केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो पहले तो मैं आपको सब्सिडी समझाती, ये सब बता रही हूँ मैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 का पार्ट, ठीक है, 3 टीवर्स क्या क्या हो रही है। अब सब्सिडी क्या होती है, एग्जाम्पल देके समझते हैं। अब ये शॉपकीपर है, ठीक है, इसको ये गाइडलाइन दी गई, एक कंपनी है, ठीक है, कौन सी कंपनी है, मान लो कंपनी है TI, क्या है TI, ठीक है। अब मैंने रैंडमली किसी कंपनी का नाम यहाँ पे बोल दिया, सो अगर ये बेसिकली किसी कंपनी का नाम है तो मैंने वहाँ से उससे नहीं बोला, रैंडम मेड ही है, चल ठीक है। सो वो आप समझ सकते हो, तो ये TIL। चल, अब स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्या हुआ, इस TIL कंपनी ने यहाँ पर इनको बोला कि देखो शॉपकीपर बात सुनो, आपके पास जब भी कोई स्टूडेंट कोई रजिस्टर खरीदने आएगा ना, तो आप एक काम करना, अगर वो जो स्टूडेंट है जो आपकी एरिया से आपके पास रजिस्टर परचेज करने आ रहा है, आप उसको वो रजिस्टर 50 रुपीज़ पे मत देना, 20 पे दे देना। शॉपकीपर बोला अच्छा 30 रुपये मैं खर्चा करूँगा, फिर मैं नहीं खर्चा करूँगा, फिर मेरे पास प्रॉफिट क्या बचेगा। उसने कहा नहीं, 30 रुपये की हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, यानी 30 रुपीज़ पर रजिस्टर हम आपको पे आउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैम, वो जिससे कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सके, रजिस्टर्स चाहिए हमें पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो, अब ऐसे केसेस में ये बोला गया अगर तो जो ये सब्सिडी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तब तो वो प्राइस में एडअप नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है हम थोड़ी ना कोई गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन क्या पता ये जो दूसरी कंपनी पे कर रही है, ये दूसरी एंटिटी पे कर रही है शॉपकीपर को, वो इनका कोई स्ट्रैटेजी हो टैक्स से बचने के, ठीक है। तो उन्होंने कहा इफ सब्सिडी इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इवन नॉट बाय द लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी के लिए भी टैक्स लगेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में एडअप होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये सब्सिडी पे आउट कर रहे हैं तो उसके केस में वो प्राइस में ऐड नहीं होगा, अदरवाइज प्राइस में इंक्लूड होगा, यानी 50 रुपये को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देते शॉपकीपर को तो ये जो 30 रुपीज़ की सब्सिडी थी ये इंक्लूड ना होती और सिर्फ 20 रुपीज़ जो स्टूडेंट से उसमें चार्ज करता सिर्फ उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान। यार है, इस पर से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी एक्सपेक्ट फिर आता है इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिलेइंग पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब ये ध्यान से सुनना बेटा, अगर तो
पेमेंट करने में पर्सन लेट हो गया और उसको बोला देखो आप 10 दिन तक पेमेंट करने नहीं आए तो आपको 10,000 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा, वो वाला जो इंटरेस्ट है the reason is due to the delay in payment of consideration that will be added, otherwise not. सिर्फ वो वाला रीजन होना चाहिए कि भाई पेमेंट करने में लेट हुआ बंदा, इसकी वजह से जो इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी लगी है वो जो है उसमें हैंडल क्या। चलो ये था हमारे पास सेक्शन 15 सब सेक्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है सेक्शन 15 सब सेक्शन नंबर 3। इसको करेक्शन कर लो, मिस प्रिंटिंग में। सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 मैम इन नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो स्टूडेंट नीचे देखिए प्ले स्टोर का नाम, प्ले स्टोर पे मेरी ऐप का नाम आ रहा है, ठीक है, IUC पेंसिल क्लासेस, वहाँ से जाकर ऐप इंस्टॉल कर लो। फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में ये नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं विद द न्यू वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलो एक्सक्लूसिव्स फ्रॉम वैल्यू अंडर सेक्शन 15 सब सेक्शन 3। अब कितने हैं यहाँ पे, बस 2 एक्सक्लूसिव्स है, दैट टू रिलेटेड टू डिस्काउंट्स, ठीक है, 2 कैटेगरी बताती है। देखो स्टूडेंट, अब ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये 2 तरीके से दिया जा सकता है। एक तो कि भाई ये जो डिस्काउंट है वो इनवॉइस में रिकॉर्ड हो गया था, यानी जिस टाइम पर सप्लाई हो रही थी ना, दैट डिस्काउंट वाज नॉट कि हाँ भाई ठीक है आपको डिस्काउंट दे देंगे, और वो उसने इनवॉइस में मतलब दे दिया, नॉट इवन नॉट दैट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। जैसे हम कोई सामान ले लेगा, यार ठीक है 10,000 के जाओ 2,000 का डिस्काउंट, वाओ मजा आ गया, 8,000 रुपये लेकर आए। अगर ऐसा है तो यानी इनवॉइस में रिकॉर्ड आया, ठीक है, तो वो एक्सक्लूड रहेगा, यानी सिर्फ 8,000 रुपये पे ही GST लगेगा। सेकेंड, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अब स्टूडेंट्स पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में 2 कैटेगरीज फर्दर मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स के लिए अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हो जिसका भी CMA या CA फाउंडेशन के एग्जाम करने वाले हैं इन दिसंबर, सो प्लीज लेट देम नो कि अकाउंट्स के लिए मैं बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ उनके 30 या 11:30 AM ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर कवर आउट कर लें, ठीक है। यस, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक, जो स्टूडेंट्स नॉन थे, यानी जिस टाइम पर सप्लाई हुई है, जिस टाइम पर सप्लाई की गई है दैट वाज नॉन, मतलब तभी बोल दिया था कि देखो अगर आप 10 दिन में पेमेंट करके आ गए ना तो हम आपको 10,000 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, 1 लाख रुपए की पेमेंट। And it was non at the time of supply. Second, which was not non. अरे मैम ऐसे कौन सप्लाई देगा, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि ड्यू टू एनी रीजन, फॉर एग्जाम्पल 2 शॉपकीपर्स थे, बराबर बराबर दुकान थी, सप्लायर ने उनको सामान सेल आउट कर दिया, ठीक है। अब उसको ये लगा कि अरे भाया इनकी दुकान तो ऐसी लगती दीवार ऐसे है बिल्कुल ही, ठीक है, ये तो मतलब बिल्कुल ही लगती दीवार है जहाँ पे बीच में कुछ नहीं है। अब अगर मैंने इस वाले पर्सन को यानी B को यही सामान दे दिया 10,000 रुपये में, ये नहीं गया था कल बेचारा बार्गेन करता नहीं था, मैंने 11,000 में दे दिया, इसको जब पता चलेगा ये आगे से मेरे से सामान नहीं लेगा, कौन करिए को। ये बात सुनो, हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ भी नाम इंडिया ने भी इस वजह से स्कीम चलती डिस्काउंट की थी, तो दैट वाज नॉट एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये होता है नॉन डिस्काउंट, ठीक है। तो स्टूडेंट क्योंकि ऐसा सप्लाई है, ऐसा डिस्काउंट है विच वॉज नॉट फाउंड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो एक्सक्लूड नहीं होगा, उस पे टैक्स कितने पे लगेगा 11,000, बट विच वॉज नॉन एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो एक्सक्लूड हो जाएगा। नाउ मैम जब उससे अब मान लो उसने ये कहा था भाई 10 दिन में पेमेंट करने आए 10,000, इनवॉइस इशू हो चुका है ऑलरेडी 11,000 का, या ये जो कोई और रीजन था, उसको पता था कि अगर उसने 1 लाख यूनिट सेल कर दिए प्रोडक्ट के 6 महीने में, तो मैन्युफैक्चरर ने बोला मैं आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट दूंगा। इनवॉइस तो इशू हो रहे होंगे टाइम टू टाइम, फिर उस केस में क्या करे, इनवॉइस इशू हो चुका, GST डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन चली गई, बट दैट डिस्काउंट वाज नॉन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कि मैंने टारगेट पूरा किया तो मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसी केस में क्या होगा, देखो स्टूडेंट, ऐसे केसेस में वो एडवांस में पता था, इनवॉइस के साथ लिंक्ड अप था, तो जितना भी इसको डिस्काउंट एक्सक्लूड कर देगा, और उस केसेस में क्या बनता है, जितना भी ITC उसने ऑलरेडी ले लिया होगा, GST पे आउट कर रहा था, इसको पता था बाद में डिस्काउंट मिला है, तो जितना ITC एक्स्ट्रा लिया था ना रेसिपिएंट ने, वो प्रोपोर्शनेट ITC जो है वो रिवर्सल मिला है, ठीक है, तो वो एक्सक्लूड रहेगा। इट बेसिकली मींस एक्सक्लूसिव सब 2 चीज़ों की रहेगी, एक तो वो डिस्काउंट जो पता थी एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस में रिकॉर्ड थी, सेकेंड जो बाद में दिए हैं बट या दैट वन नॉन इन एडवांस, वो ऑलरेडी पता, ठीक
ठीक है, जो नहीं पता थे आप उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ये था सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3, ठीक है। आई होप ट्रांजेक्शन वैल्यू सबको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशन रूल्स की। वैल्यूएशन रूल्स कहाँ लगने हैं मैम? अरे वैल्यूएशन रूल लगने हैं ना इन जो लास्ट वाली 3 कैटेगरीज है उसमें, यानी these कैटेगरी। When supply is made to related person, supply where price is not the sole consideration, या फिर supply जो है एक notified supply। बात करें इसके बारे में, आइए देखते हैं। Valuation rules starting from the rule number 27, और हर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस में कई बार हम सोचते चले यार सेक्शन नंबर जो है वो हम याद नहीं रखते और लेट्स जस्ट कीप इट आउट, प्रोविजन याद कर लेंगे चल जाएगा, लेकिन रूल में नहीं चलेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये रूल नंबर है, अब बताओ आंसर, ठीक है। सो रूल नंबर याद करना ही करना है। रूल 27, जब कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ मनी में नहीं है, ध्यान है 100 रुपये का प्रोडक्ट था, ठीक है, 10 रुपये का पेन दे दिया और बाकी के 90 रुपीज दे दिए। कंसिडरेशन इज नॉट होली इन द मनी, दैट इज नॉट इन द मॉनेटरी कंसिडरेशन। तो कुछ करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, सो वैल्यू शैल बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन ऑर्डर। इस गिवन ऑर्डर में हमें उसको चेकआउट करना पड़ेगा और इनमें से ही कोई जो है उसकी वैल्यू निकल कर आएगा। क्या कैसा स्टूडेंट? पहले तो हाँ, जो भी वो नॉन, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन दिया था उसको, तो सबसे पहले तो वो ये कह रहा है आप इसकी ओपन मार्केट वैल्यू चेक करो कि मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। OMV चेक कर लो, ओपन मार्केट वैल्यू। सेकंड क्या चेक करेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है या कुछ भी रीजन है तो स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे मनी में क्या कंसिडरेशन था, 90 रुपीज मैंने पे आउट करे उसको, ठीक है। सेकेंड वी हैव टू चेक अमाउंट इक्वल टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी। फिर ये चेक करेंगे कि ये जो पेन मैंने उसको दिया है बट इसकी क्या अमाउंट है, उसको यहाँ पर एड अप कर देंगे, यानी 100 रुपीज आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट्स हम क्या चेक करेंगे, ये भी पता नहीं चल रहा अब क्या करना चाहिए, ठीक है। ये पेन कहीं मार्केट में नहीं था तो वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ लाइक काइंड हुआ, किसकी वजह से और पेन चेकआउट करो, किसकी वजह से और क्वालिटी चेकआउट करो, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। आफ्टर दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ दिस, भाई जब कुछ नहीं काम आता तो रूल 30 और 31 काम आते हैं। मतलब स्टूडेंट कंसिडरेशन इन मनी वो तो पता ही है, 90 रुपीज पे आउट कर रहे थे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो नॉट मॉनेटरी कंसिडरेशन है उसकी वैल्यू निकालेंगे हम रूल 30 या फिर रूल 31 के अकॉर्डिंग, ठीक है, एज पर दैट ऑर्डर। याद है सबको? चलो आगे भी उनकी भी बात कर लेंगे। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट बात करने वाले हैं रूल नंबर 28 की। सबसे पहले पैसा पैसा, यानी रूल 27 में बात करी थी वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन द मनी, तो वो 3 सीक्वेंसेस वहाँ पे लग जाते हैं। सेकेंड, अगर सप्लाई हुई है डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन्स के बीच, अब इसमें क्या गड़बड़? अच्छा, रिलेटेड पर्सन जहाँ आते हैं ना वहाँ पे घपलेबाजी का बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, बस इतना तो शेयर आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्या है डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन बट अदर देन एजेंट, एजेंट के केस में ये नहीं, क्यों? क्योंकि एजेंट टेलिंग टू नंबर 29, ठीक है। उसके केसेस में क्या देखना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओपन मार्केट वैल्यू। सेकेंड, अब इन्होंने क्या कहा कि देखो बात, अगर वो रिलेटेड पर्सन है तो हम ये नहीं कह सकते कि चलो ठीक है मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस नॉन मॉनेटरी का अमाउंट देख लो, नहीं ऐसा मत करो क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है। फिर क्या करें? डायरेक्ट तो देखो वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, वो भी ना पता चले तो फिर केस पे आ जाओ कि वैल्यू एज पर द रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर। यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स एक जो मान 4 पॉइंट से कर लिया दे, यहाँ पर 1 पॉइंट क्या हटा दिया कि हम उसका सेकंड यानी कंसिडरेशन मनी प्लस अमाउंट वाला नहीं देखेंगे क्योंकि इतना सिंपल केस नहीं हो सकता अगर रिलेटेड पर्सन का केस आ रहा है। क्या इसके बाद इन दैट केस ध्यान से, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्लास में भी किया हुआ हमने बहुत बार। यहाँ पर स्टूडेंट रूल 20 हमारे पास रूल 28 में हम क्या चेक करते हैं कि सप्लायर को एक ऑप्शन दिया जाता है। क्या ऑप्शन होता है उसके पास, जल्दी बताओ? यस, 90% बाद, यानी इसको बोला ऑप्शन टू सप्लायर टू वैल्यू गुड सोल्ड एज सच बाय रेसिपिएंट। उसको ये बोला गया स्टूडेंट्स की जो भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर क्या है बेसिकली ना, यहाँ पर हम 3 पार्टीज मान रहे हैं। कौन सी 3 पार्टीज है? ये है मैन्युफैक्चरर, ये है होलसेलर और ये है रिटेलर, ठीक है। आप ये मैन्युफैक्चरर और होलसेलर जो है ये रिलेटेड पर्सन है,